नमस्कार दोस्तों, लीगल फटंटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को आज प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड हम आगे के सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको ऑलरेडी सेक्शन 36 तक पढ़ा चुका हूं, जहां पे हमने प्राइवेट डिफेंस को बारे में बात की थी कि अगर अनसाउंड माइंड का कोई बंदा है या कोई बंदा है जो पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहा है या अनसाउंड माइंड है, तो उसके लिए हम प्राइवेट डिफेंस उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राइवेट डिफेंस है वो एक प्रकार का प्रिवेंटिव राइट है, जो हमको एक तरीके से ये प्रिवेंट करता है। ये पुनिटिव राइट नहीं है कि हमको किसी को सजा देना है या एग्रेशन का यूज करना है या अननेसेसरी फोर्स का यूज करना है। हमें ये जो कोर्स है वो रीजनेबल तरीके से फोर्स को यूज करना है, और हमको जब लगता है कि हमारी पार्टी को इमीडिएट थ्रेट कास हो रहा है या डेंजर है या हमारी लाइफ खतरे में है या कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, तब हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। हम फोर्स को प्रोपोर्शनल ही यूज करेंगे, जितना हमको डेंजर कास हो रहा है उसी आधार पे हम कोई इस तरीके से प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से जहां जितना फोर्स का एक प्रोपोर्शनेट तरीका हम लगाएंगे, जहां पे हम पूरी तरीके से जो हम एक्ट कर रहे हैं उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हमने फोर्स यूज करा है वो एक्चुअली में जो एक्ट हुआ है उसको जस्टिफाई कर रहा हो। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी बिना वजह हम फोर्स का यूज कर देंगे अननेसेसरी तरीके से। हम प्राइवेट डिफेंस का अब हमको वहां पे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल पाएगा। प्राइवेट डिफेंस इस वजह से नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्राइवेट डिफेंस का मतलब ही है कि ये आपको इस वजह से दिया गया था आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें, जहां पे जो पब्लिक अथॉरिटी है वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती या आपको इमीडिएट कास्ट थ्रेट हो रहा है आपकी बॉडी को, आपकी प्रॉपर्टी को या कोई और पर्सन के लिए, तो ये एक्सटेंड करता है बॉडी प्रॉपर्टी पे। और आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है एक प्रकार का आपकी स्वतंत्रता, लिबर्टी, डिग्निटी को, ताकि आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकें, आप अपनी डिग्निफाइड लाइफ को जी सकें, जो हमारा आर्टिकल 21 कहता है और जो हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि प्रोटेक्शन लॉ के द्वारा दिया जाए। तो ये उसी चीज पे बात करता है, जो ये पूरी से ये बताता है कि हम अपने को डिफेंड कर सकते हैं, और हम ये को हमको एक तरीके से सेल्फ रेजिस्टेंस की बात करता है कि हमारा इनहेरेंट राइट है, क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैं आप लोगों को स्टेट ऑफ नेचर में हॉब्स का भी व्यू बताया था, तो मैं काफी चीजें बताया था कि हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअली में जो हम फोर्स का यूज कर रहे हैं वो उस समय उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज में उसकी जरूरत है भी या नहीं है, या हमारी बॉडी को रीजनेबल अप्रेंशन है या भी नहीं है, या हम अनावश्यक तरीके से उस फोर्स का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वो पसंद आई होंगी। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों में, जहां मैं आपको सेक्शन 38 के बारे में बता रहा हूँ। सेक्शन 38 ये कहता है कि जब क्या प्राइवेट डिफेंस जो होता है बॉडी का वो एक्सटेंड कर सकता है, उसकी वजह से डेथ कास हो सकती है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो प्राइवेट डिफेंस है बॉडी का हमारे वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम उस राइट को एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया है कि पब्लिक अथॉरिटी वहां पे मौजूद है, या वो जो ऑफिस है, ऑफिस जो पब्लिक ऑफिशियल्स है वो अपना ड्यूटी को लॉ के द्वारा जस्टिफाइड तरीके से कर रहे हैं, या पूरी तरीके से वो एक्ट को रीजनेबली तरीके से जो उनको लॉ कंफर्म करता है उस काम करने के लिए अगर वो कर रहे हैं, तो फिर हम वहां पे हमको रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि हम अपनी बॉडी को ये एक्सटेंड करने के लिए हम इस प्राइवेट जो एक्सरसाइज है राइट का, हम उसको उस ओकेजन पे नहीं यूज करेंगे अगर वो रिस्ट्रिक्शन वहां पे स्पेसिफाइड नहीं है। हालांकि अगर हमारी बॉडी को कोई एक डेथ की संभावना कास होती है या हमारी बॉडी को, तो हम वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको कोई असॉल्ट हो रहा है या हमको ऐसा लग रहा है कि यार इस असॉल्ट की वजह से इस असॉल्ट की वजह से मुझको कोई डेथ का कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, तो हम वहां पे यूज करेंगे, क्योंकि हमारे लाइफ और लिबर्टी के लिए ये
राइट हमको लेजिस्लेचर के द्वारा दिया गया कि हम अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, जहां पब्लिक अथॉरिटी नहीं मौजूद है या हमको रीजनेबल अप्रेंशन लग रहा है कि हमारी बॉडी को या हमारी प्रॉपर्टी को वहां पे खतरा है। तो अब बॉडी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें होंगी, तो वही दिया है कि बॉडी में आपको कोई असॉल्ट करे तो वो बॉडी का पार्ट है। अगर कोई ग्रीवियस हर्ट करे उसकी वजह से उसके पता चल जाए कि यार इसकी अप्रेंशन की वजह से मुझको ये असॉल्ट कास हो सकता है, तो ये भी बॉडी की ही बात हो रही है। तो ये बॉडी से रिलेटेड जितने चीज, अब रेप कहाँ कमिट करेगा, अपनी बॉडी में कमिट करेगा, तो अगर वो इंटेंशन है उसकी रेप कमिट करने की या असॉल्ट के जरिए, तो भी हम उस पे अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो ओकेजन बन रहा है, जो ओकेजन हम रिलेवेंसी में पढ़ते हैं कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में वहां रिलेवेंट हो जाता है कि वो ओकेजन हमको दिख रहा है कि यार उस समय हमको वो चीज जरूरत है, तो वो हमारे जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है इन साक्ष्य अधिनियम में जो नया आया उस पे वो रिलेवेंट होंगे। तो ये भी चीजें आपको इंटरलिंकेज करके चलनी है। या असॉल्ट विद इंटेंशन टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट, जो आपके अंदर अननेचुरल लस्ट है उसको ग्रेटिफाई करने के लिए अगर आपकी इंटेंशन है, तो यहाँ आपकी मेन शरीयत दिख रही है और साफ साफ ये आपकी लस्ट कहाँ आप ग्रेटिफाई करेंगे, अपने बॉडी पे करेंगे। तो वहां अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसे सरकमस्टेंसेज होते हैं, तो वहां अपनी बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने राइट का। तो इसमें यही कहा गया कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कास्ट डेथ, कभी कभी हम प्राइवेट डिफेंस को बॉडी के लिए राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ हद लगी है हुई है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा है कि उसकी वजह से अगर हमको डेथ कास होती है, कोई असॉल्ट कास होता है, या हमको कोई इंटेंशन हमारे खिलाफ रेप की करता है, या नेचुरल लस्ट की बात करता है, या किडनैपिंग करता है हमारे, तो किडनैपिंग कहाँ करेगा, बॉडी में करेगा। तो एबडक्टिंग कहाँ करेगा, बॉडी में करे। तो बॉडी से रिलेटेड हमने क्या क्या सीखा, हमको रटने की जरूरत नहीं, हमने असॉल्ट सीखा, हमने क्या सीखा, इसके बाद हमने सीखा कि वो किडनैप करेगा, हमने सीखा कि वो हमारा रेप भी कर सकता है, अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है। बॉडी हमारे को बॉडी से रिलेटेड अगर हमको कन्फाइंड कर लेगा, जितने अधिकतर ऑफेंसेज हैं आप वहां सोचिए कि अपनी बॉडी से रिलेटेड कैसे कैसे राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम तभी करेंगे जब हमको कोई रॉन्गफुली डिटेन कर लेगा, या जो हम वहां पे जो पब्लिक अथॉरिटी है वो हमको छुटा नहीं पाएगी। इसीलिए हम लोग रिट डालते हैं हैबियस कॉर्पस की, जहां पे हम किसी को अनलॉफुली डिटेन करा है उसको हम जल्दी से जल्दी रिलीज करें कोर्ट के सामने, जो हम हैबियस कॉर्पस में बात करते हैं, ताकि हम उस आदमी को जो अनलॉफुली डिटेन हुआ है उसको बचा सके। इवन इसके प्रिंसिपल ऑफ सीआरपीसी में भी देख सकते हैं, जहाँ जिसको मिनी हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में देखिए। अगर किसी आदमी को कोई अब्जेक्ट कर लिया या अनलॉफुली डिटेन करा है, तो जो पब्लिक अथॉरिटी या ऑफिसर्स हैं वो उसको जल्दी से उसको रिलीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके बॉडी से रिलेटेड ही तो हैं। या कोई आपकी बॉडी पे एसिड थ्रो कर रहा है, या एसिड को एडमिनिस्टर्ड कर रहा है, या जानबूझ के आपको ग्रीवियस हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उस कॉन्सिक्वेंस का जो एक्ट है उसका परिणाम ये है कि आपको ग्रीवियस हर्ट केस हो रही है, कोई अप्रेंशन कास हो रहा है, या हर्ट क्रिएट हो रही है, जो आप एसिड फेंक रहे हैं या एसिड को थ्रो कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, वो एक हद तक उसमें एक्सटेंशन लगा है कि जो रिस्ट्रिक्शन है वहां आप उन चीजों का नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को ही नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो फिर ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है इसका कोई जो सेक्शन 37 इसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। अगर आपकी डेटा कास हो जाएगी अदर देन डेथ कास, जो दिया है कि एक्सटेंड टू कास डेथ, ये कारण भी डेथ का बन सकती है, तो वहां तो जरूरी है ना, जहां रिस्ट्रिक्शन है वहां हम नहीं यूज करेंगे। तो ये उस चीज की बात करता है, ये कहता है कि अगर आपकी बॉडी को ऑपरेशन है, तो अगर लग रहा है कि वो सफिशियंट है वहां पे, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसा सुरेश सिंह सिंघल वर्सेज स्टेट के केस में ये कहा गया था कि अगर हम प्ली ले सकते हैं प्राइवेट डिफेंस की, अगर हमको ये लग रहा है कि इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे जस्टिफाइड है और हम पूरी तरीके से हमारा हानेस्ट बिलीफ है कि हम यहाँ पे हमको इमीडिएट डेंजर है, मतलब हमको तुरंत डेंजर, अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम अपनी लाइफ को भी खतरे में डाल दें, या एग्रेसर हमारे ऊपर कोई फोर्स का यूज कर दे जो हमको कहीं ना चल के हमारी डेथ भी
उसकी वजह से हो जाए, तो वो अगर आपको केवल रीजनेबल अप्रहेंशन भी वहां पे सफिशियंट है कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। केस का नाम है सुरेश सिंघल वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2017 का केस है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और आप लोगों के लिए लाया हूं कि हजारों उलझने राहों में और कोशिश बेहिसाब की, राहों में हजारों उलझने और कोशिश बेहिसाब, और इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए साहब जनाब। तो बस चलते रहिए दोस्तों, और पढ़ते रहना है। धीरे धीरे सब चीजें हम लोग समझ लेंगे, कोई इतना कठिन नहीं है। आज मैं आप लोगों को सेक्शन 41 तक बताऊंगा, इसके बाद 2-3 सेक्शन बचेंगे। इसके बाद हम लोग राइट टू प्राइवेट डिफेंस को खत्म करेंगे, और फिर हम लोग अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। तो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 ये कहता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कासिंग एनी हार्म, कोई ऐसा राइट जो एक्सटेंड करता है, वो उस हद तक जाता है जिसकी वजह से हमको कोई हार्म कास होती है अदर देन डेथ। डेथ को छोड़कर भी अगर हमको कोई हार्म कास होती है तो हम वहां पे अफेंस भी नॉट ऑफ एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन, और ऐसा अफेंस जो हमने ये सेक्शन 38 पढ़ा जो कि इनमें वो डिस्क्रिप्शन में वो अफेंस नहीं दिया है, उसकी वजह फिर भी हमको कोई अगर हार्म कास होती है तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को बॉडी का यूज, डिफेंस ऑफ बॉडी के लिए हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन उस एक्सटेंट तक जहां पे हमको लग रहा है कि ये वायलेंटरी स्वेच्छा से हमारी डेथ का कारण बन सकता है, या जो हत्यावर है वो हमको उसका डेथ का कारण बन सकता है, लेकिन हम वहां पे इस चीज को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं जहां पे रिस्ट्रिक्शन साफ साफ सेक्शन 37 में दी हुई है। सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि अगर रीजनेबल अप्रहेंशन नहीं बन रहा डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का, या जो ऑफिसर है वो गुड फेथ में कर रहा है, या पूरी तरीके से वो स्टैटिस्टिकली जस्टिफाइबल एक्ट ला के द्वारा, एक्ट में नॉट बी स्टिकली जस्टिफाइड बाई ला के द्वारा नहीं है, या जो प्रोटेक्शन है पब्लिक अथॉरिटी का वहां पे टाइम है कि वो हम उसको रिकोर्स कर सकते हैं, बुला सकते हैं, या कोई भी केस में हम जो इन्फ्लिक्शन हार्म है वो जरूरी नहीं है कि हम उस डिफेंस के लिए मोर हार्म क्रिएट करें। तो ये जो हमको रिस्ट्रिक्शन दिए हैं कि हम रीजनेबली अप्रहेंशन या गुड फेथ में कोई काम हो रहा है, या जो हम एक डायरेक्शन दिया गया है वो पूरी तरीके से जस्टिफिएबल बाय लॉ के द्वारा कोई सर्वेंट कर रहा है, तो उन सारे केसों में या जो पर्सन है या अथॉरिटी है उसको पूरी तरीके से अपने कलर ऑफ ऑफिस में कर रही है, तो हम वहां पे यह स्ट्रिक्ट कंफर्मिटी विथ लॉ के द्वारा कि स्ट्रिक्ट उस चीज को कंफर्म किया जा रहा है, लॉ की पूरी देख रेख में हो रहा है, या रीजनेबल बिलीफ है कि जो पर्सन है वो पूरी तरीके से पब्लिक अथॉरिटी है, तो हम वहां पे उस चीज को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसके लिए रिस्ट्रिक्शन दिया है कि आप, इसका ये मतलब है कि लॉ आप अपने हाथ पे नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको अथॉरिटी है, वहां पे हमारी जो लेजिस्लेचर है उसने ऐसे प्रोविजन बनाए हैं और वो सफिशियंट है उस पर्टिकुलर हार्म को रोकने के लिए, तो आप लॉ को अपनी उस पे कहे लेंगे, अपने हाथ में लॉ को नहीं लेने। ये तो आपको प्रिवेंशन के लिए राइट दिया गया है कि अगर कोई आपको इमीडिएट ट्रीट कास हो रही है और वहां पे कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तब आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये उस चीज पे बात करता है कि अगर कोई ये साइलेंट हत्यावर आपको कोई हार्म कास कर रहा है और वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, या आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको हार्म कास हो सकती है, तो आप इस असाइलेंट के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। वो ऑफेंस जो हमको एक्चुअली जो हमने सेक्शन 38 में पढ़ा है उसमें कवर नहीं होते हैं, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि ये साल से रिलेटेड मामला है, या ग्रीवियस हर्ट का, या कोई कमिटिंग रेप की इंटेंशन है, या ग्रेटिफाई नेचुरल लस्ट की बात है, या हम किसी को किडनैप कर लेते हैं या एब्डक्ट कर लेते हैं। तो ये किडनैपिंग एब्डक्टिंग के बारे में हम बात करेंगे जब तक पढ़ाऊंगा आपको लॉफुल गार्जियन, विदाउट लॉफुल गार्जियन, ये सारी चीजें किडनैपिंग के बारे में, कि महिला की उम्र कितनी होगी, ब्राइड की कितनी होगी, ब्राइड ग्रूम की कितनी होगी, वो सारी चीजें मैं वहां पे बात करूंगा। तो यहाँ हम लोग स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं प्राइवेट डिफेंस के बारे में, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा।
कि अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, और मुझको मुझसे जो जुदा करके छुपा है मुझ में। तो दोस्तों वही है कि हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, हम सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में रह जाती हैं। जैसे हम कुछ करना चाहते हैं, वो हमसे नहीं होता, तो हमको अंदर लगता है कि यार ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो वही है कि अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, कि कुछ चीजें हैं जो मेरे अंदर अब भी है, कि मुझको मुझसे जो जुदा करके छुपा है मुझ में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी शायरी पसंद आएगी। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ अपने सेक्शन 40 की तरफ। तो मैं आप लोगों को 40 से रिलेटेड कुछ चीजें बताता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएंगी। तो सेक्शन 40 ये कहता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी की। मान लीजिए अगर आप अपनी बॉडी को डिफेंस करना चाहते हैं, तो उस किस समय से वो जो राइट है उसका कंटिन्यू, मतलब वो लगातार प्राइवेट राइट का कमेंस रहेगा, या उसको कब से माना जाएगा कि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस समय से, इस इनिशियल पोजीशन से यूज कर सकते हैं। तो सेक्शन 40 यही कहता है कि जो प्राइवेट डिफेंस है बॉडी का, वो तब से लागू हो जाएगा जब से आपको ये एहसास होने लगे कि मुझे यहाँ पे रीजनेबल अप्रहेंशन है, मतलब मैं रीजनेबली अपने विवेक से सोच पा रहा हूँ कि यहाँ मेरे को अप्रहेंशन है, यहाँ शंका है कि मेरी बॉडी को डेंजर हो सकता है, या बॉडी को ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी को यहाँ पे खतरा है, या बॉडी को खतरा एराइज हो रहा है, या कोई अटेम्प्ट या ट्रीट उस ऑफेंस की वजह से हो रही या कमिट हो सकती है। तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे जब तक कि वो डेंजर या बॉडी कंटिन्यू रहती है, मतलब जब तक हमको हमारी बॉडी को डेंजर रहता है। जैसे मैं हूँ, अब मान लीजिए मैं ये आदमी हूँ, अब मेरी बी आदमी से लड़ाई है, मैं चला जा रहा हूँ रास्ते में, अब वो मुझको तीखे बैठा है कि यार ये कब आए। तो वहां से अगर मुझको लग रहा है, मैं वहां मान लो पहुंच गया, वहां से निकल रहा हूँ, उसको पता है कि आदमी आज यहाँ आएगा, वो पहले से तीखे बैठा है, तो उसको पता चल गया कि यार मेरे को शंका हो गई कि यार मेरे को डेंजर हो, मेरे को मार देगा। तो मैं वहां पे उस समय से, मतलब जिस समय से मेरे को ये शंका हो गई कि यार ये आदमी मेरी मृत्यु कर देगा या मुझको मार देगा, उस समय से मैं उस बॉडी मेरे को उस राइट को मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, या मैं प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक प्रकार से हमको बचाने के लिए, ना कि प्रतिशोध की भावना या पिनिटिव या पनिशमेंट देने के लिए। जैसा देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एक प्रकार का प्रिवेंटिव राइट है, प्रिवेंट करता है, मतलब जो क्राइम हो रहा है या कुछ हो रहा है उससे हमको बचाता है। प्रिवेंट करने का मतलब है कि अगर कोई एग्रेसर आपके खिलाफ अनलॉफुल तरीके से एक्सेसिव फोर्स का यूज करता है, या आपको आपकी बॉडी को डेंजर काज करना चाहता है, या लाइफ लिम्ब को खतरा करना चाहता है, तो आप अपने प्रिवेंशन के लिए, अपने बचाव के लिए जो रीजनेबल फोर्स है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये पुनिटिव राइट नहीं है कि किसी को पनिश करना है, किसी को प्रतिशोध की भावना से उसके ऊपर इस तरीके के अपराध करना है, या किसी को सीरियस इंजरी सस्टेन कर देना है, कि मतलब अप्रहेंशन नहीं भी है डेंजर का, तब भी हम जानबूझ के उसको मारना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के उसमें हमने उसकी जान ले ली। तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्चुअली में जो डेंजर है वो होना चाहिए, अप्रहेंशन एक माइंड पे होनी चाहिए, लाइफ लिम्ब को खतरा होना चाहिए, तभी हम इस राइट का यूज कर सकेंगे। पहले सेक्शन 102 में आईपीसी में दिया था, हालांकि अब जो ये सेक्शन 40 में भारतीय न्याय संहिता में इसके बारे में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कल मैं आप लोगों को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड की अगर उसमें डेट कास्ट होती है तो उसके लिए क्या क्या सारी चीजें हैं। तो अब हम लोगों के 5 सेक्शन बचे हैं जिसपे मैं आप लोगों को बात करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो वही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं कि सेक्शन 37 कहता है कि जहां एक्ट अगेंस्ट नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसा है कि जहां हम प्राइवेट राइट नहीं ले सकते हैं, ये डिफेंस नहीं ले सकते अगर हमको लगता है कि विदाउट रीजनेबली का अप्रहेंशन ऑफ डेथ ना के बराबर है या ग्रीवियस हर्ट ना के बराबर है,
या पब्लिक सर्वेंट अपना जो काम कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है। अगर वो कोई एक्ट अल्ट्रा वायर कर रहा है, बियॉन्ड लॉ कर रहा है, तो हम वहां पे प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज कर सकते हैं। या कोई टफ टाइम जहां पे हम पब्लिक अथॉरिटी को बुला सकते हैं, तो हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। फिर तीसरी बात है कि जो प्राइवेट डिफेंस है वो नो केस इन्फ्लिक्ट मोर देन हार्म, जितनी हमको जरूरत है या जितना हमको हार्म काज हुआ है उतना ही हम वहां पे फोर्स यूज करते हैं। ये नहीं कि हम कोई किसी को जानबूझ के इन्फ्लिक्ट करें, जितना हार्म है उससे ज्यादा यूज करें जो कि जरूरत नहीं है उस समय। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। और हम सीधी सी बात है, क्रिमिनल किसी भी एग्रेसर लॉ किसी भी एग्रेसर या क्रिमिनल को प्रोटेक्ट नहीं करता, और ना ही क्रिमिनल को कि वो प्राइवेट राइट का डिफेंस का यूज कर सके। तो लॉ सीधी सी बात है हमेशा एक उस नागरिक को या उस आदमी को प्रोटेक्शन देता है जो लॉ की रीजनेबल तरीके से यूज करता है, और कोई भी ऐसा अनलॉफुल एक्ट नहीं करता या कोई ऐसा क्राइम नहीं करता जिसकी वजह से कोई भी ऐसी सीरियस इंजरी काज हो या कोई समाज में सोशल डिसबैलेंस या सोशल डिसबैलेंस क्रिएट हो या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बन पाए, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का उथल पुथल मचे या जो पीस है वो डिसबैलेंस हो। तो उन सारी चीजों में या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को खतरा बने, तो इन सारी चीजों में एग्रेसर और क्रिमिनल को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा लॉ या हमारे लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है वो साफ दिखती है कि वो किसी भी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट नहीं करता चाहता। क्रिमिनल क्राइम जो करते हैं वो लॉ की नजर में क्रिमिनल्स ही हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। जैसा कि केशोराम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ये कहा गया था कि जो इम्यूनिटी है सेक्शन 37 में तभी क्लेम की जा सकती है जब पब्लिक सर्वेंट जो है वो सही तरीके से लॉ के स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का यूज करते हुए अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करे, जो उसको नियम कानून दिए गए या जो उसका ड्यूटी करने का तरीका है वो पूरी तरीके से गुड फेथ में होना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी चीज है वो अल्ट्रा वायर नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड लॉ के उस पे नहीं जा सकता। वो प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज तभी कर पाएगा जब वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपना ड्यूटी ऑफिस में कलर ऑफ ऑफिस में कर रहा हो सारी चीज ड्यूटी को, और जो उसके राइट में उसको पूरी तरीके से निर्वहन कर रहा हो, और जो उसको कानून के द्वारा दी गई है चीजें उसका सही तरीके से पालन कर रहा हो, तभी हम उसको इम्यूनिटी दे सकते हैं। सेक्शन 38 यही कहता है कि व्हेन राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, कि कब जो प्राइवेट राइट है बॉडी का प्राइवेट डिफेंस के वो एक्सटेंड कर सकता है अगर हमको लगता है कि हमारे को डेथ कास हो सकती है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन दिए वहां पे हम नहीं यूज कर सकते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन ओकेजन है कि अगर हमको लगता है अवसर बन रहा है कि हम उस राइट को एक्सरसाइज करने, वरना जो हमको एसाल्ट कास हो सकता है, इवन डेथ भी कास हो सकती है उस एसाल्ट की वजह से। तो ये सारी चीजें या ग्रीवियस हर्ट उस कॉन्सिक्वेंस की वजह से, उस एसाल्ट की वजह से हो सकती है, तो उस केस में हम यूज करेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी नहीं, अगर हम नहीं यूज करेंगे या वो कुछ ओकेजन बन रहा है जो रिलेवेंसी की ऐसे अवसर आ गया कि हमको यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट को भी कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। एसाल्ट अगर हमको लग रहा है कि यार हमारे बॉडी से रिलेटेड चीजें कहाँ होंगी, या तो कोई एसाल्ट करेगा, या तो ग्रीवियस हर्ट आपकी बॉडी पे करेगा, या तो कोई रेप कमिट करेगा, या तो ग्रेटिफाई करेगा अननेचुरल लस्ट, या तो आपको किडनैप कर लेगा, या तो एबडक्ट करेगा, या तो रॉन्गफुली कन्फाइंड कर लेगा, या तो किसी को तुम जानबूझ के पब्लिक अथॉरिटी जो है वो उस चीज को, जो पब्लिक अथॉरिटी है वो किसी पर्सन को रिकोर्स नहीं कर पा रही समय पे, या कोई आदमी आपके ऊपर एसिड थ्रो करेगा या अटेम्प्ट करेगा एसिड के लिए या एडमिनिस्टर्ड करेगा, तो ये सारी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगी, तो ये बॉडी पे ही तो होंगी। या कोई जैसे इसमें सुरेश सिंघल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है कि अगर मेयर रीजनेबल अप्रेंशन भी अगर आपको लग रही है तो वो सफिशियंट है कि आप अपने राइट प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं।
सेक्शन 39 साफ कहता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड, अगर कोई भी इस प्रकार का राइट है तो वो अगर उसकी वजह से कोई हार्म कास होती है, हालांकि अदर देन डेथ, डेथ को छोड़ के भी अगर कोई हार्म कास होती है, या ऑफेंस जो पूरी तरीके से स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये अगर नहीं दिए हो तब भी अगर भाई अगर हमको हार्म कास होती है तो वो हम अपने को जब ला हमको प्रिवेंशन के लिए राइट देता है तो हम उसको रीजनेबली एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सटेंड है कि इसी हद तक जा सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन दिए हैं जहां हम पब्लिक अथॉरिटी को कर सकते हैं वहां हम उस चीज को नहीं यूज कर सकते। उसके अलावा अगर हमको कोई भी हार्म कास होता है और वहां कोई चीज स्पेसिफाइड नहीं है या रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको कोई एसासिलेंट जो है, जो हत्यावर है या जो क्रिमिनल अपराधी है वो वायलेंटली कास कर रहा है कोई हार्म, तो बिल्कुल हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। सेक्शन 40 ये कहता है कि कब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को कमेंस करेंगे, मतलब उसकी शुरुआत होगी, या वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा तो वो तभी तक माना जाएगा एज सून एज रीजनेबल अपरेंशन, जब तक हमको लगता है कि एक रीजनेबल, एक विवेकपूर्ण या एक लॉजिकल अप्रहेंशन है, हमारी बॉडी को एराइज हो रही कि यार इसकी वजह से मुझको ये डेथ कास हो सकती है, या कोई रीजनेबल अप्रहेंशन है, मतलब आप उस चीज को सोच पा रहे हैं, आप उस चीज को समझ पा रहे हैं कि यार आपके शंका है या आपको कि यार मेरे को शंका है, रीजनेबल अप्रहेंशन है कि यार मेरे को मेरी बॉडी को ये समस्या हो सकती है, या वो तब तक रहेगी कंटिन्यूअस लॉन्ग है सच ऑफ अप्रहेंशन ऑफ डेंजर, जब लगता है कि यार मेरी बॉडी को खतरा है या बॉडी को कंटिन्यू खतरा बना हुआ है तब तक वो रहेगी, मतलब जब तक वो डेंजर खत्म नहीं हो जाता है या आपकी लाइफ या लिबर्टी को खतरा से आप पूरी तरीके से उन सारी प्रॉब्लमों से अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते हैं, या जो आपको अप्रहेंशन है वो शंका आपके दिमाग से चली नहीं जाती, तब तक ये कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन बना रहता है। ये केस देव नारायण वर्सेस यूपी में जो कहा गया था कि एक प्रिवेंटिव राइट है, ये हमको प्रिवेंट करता है कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी हार्म कास होता है, डेंजर कास होता है तो हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कर सकते हैं पीडी का, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने। लेकिन हम किसी को एक पुनिटिव राइट की तरह नहीं कि हम किसी को पनिशमेंट दें या सीरियस इंजरी कास करें या जानबूझ के किसी को बहुत सीरियस इंजरी क्रिएट कर दे, कही दे कि ये तो हमारा पब्लिक प्राइवेट डिफेंस है हम इसको यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं। एक रीजनेबलनेस दिखना चाहिए, एक प्रॉपर जो सरकमस्टेंसेज है वो लॉजिकल मैनर में होना चाहिए। वो जो सरकमस्टेंसेज में प्राइवेट डिफेंस यूज किया गया उस समय क्या क्या ओकेजन था, उस समय क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, या वो स्टेट ऑफ माइंड में क्या चल रहा था, या जो हार्म कास हुई थी वो एक्चुअली जरूरी थी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि या नहीं जरूरी थी। ये सारी चीजें ये हमको प्रिवेंट करने के लिए कि अगर हमारी बॉडी को कोई खतरा हो रहा है या कोई डैमेज या लाइफ लिबर्टी को कोई खतरा हो रहा है तो हम उसको प्रोटेक्शन के लिए ये अधिकार दिया गया है, ना कि किसी को सीरियस इंजरी कास करने के लिए या प्रतिशोध की भावना से हम उस चीज का यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अर्पित कुमार इलाहाबादिया को कि इश्क में उलझने ही कम ना थी, कि इश्क में उलझने ही कम ना थी और पैदा नया दर्द ए सर कर लिया, कि इश्क में उलझने ही कम ना थी और पैदा नया दर्द ए सर कर लिया। और लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया, कि लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। और जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक कोई दोस्त आया ना हमको नजर, कि जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक कोई दोस्त आया ना हमको नजर, और हमने घबरा के तन्हाइयों के साथ एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहें, और डरना नहीं है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि कोई भी दिक्कत हो
कि लड़ना है और बहुत अच्छे से मेहनत करना है, कि बरसों के रत जगों की थकन खा गई मुझे, कि बरसों के रत जगों की थकन खा गई मुझे, सूरज निकल रहा था कि नींद आ गई मुझे, और कागज का चांद रख दिया दुनिया ने हाथ में, और कागज का चांद रख दिया दुनिया ने हाथ में, और पहले सफर की रात रास आ गई मुझे, और इलाहाबादिया कलम की आग का एहसान मंजूम है, इलाहाबादिया कलम की आग का एहसान मंजूम है, जब उंगलियां जली तो गजल आ गई मुझे। तो दोस्तों, जब तक आप अपने को मेहनत नहीं करेंगे, बढ़िया से लड़ेंगे नहीं, तब तक गजल नहीं आने वाली। तो बस लड़ते रहना है, नई नई चीजें सीखते रहना है। पढ़ाई इस वजह से नहीं करनी कि जजे बनना है, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो कुछ और देखा जाएगा, पर पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। सीखने की भूख नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि यही आपको आगे ले जाएगी। कि गम सबके जिंदगी में, तो एक शायरी लाया हूं कि गमों की आंच में मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, कि गमों की आंच में मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा ही सही, तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा ही सही, लेकिन चढ़ाई पे कमर सबको झुका के चलना पड़ता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये आज 5 जो प्रोविजन बताया हूँ समझ में आया होगा। कल मैं आप लोगों को प्राइवेट डिफेंस पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, फिर हम लोग अबेटमेंट की तरफ चलेंगे। तो धीरे धीरे मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डरने की बात है, कि इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, पर किसी को अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। तो ये भी चीजें हैं कि बहुत बहुत नहीं सोचना है कि सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये सारी चीजें नहीं अगर आप कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कि वही बात है कि मंडेला ने एक बार कहा था कि संघर्ष बिना कोई महानता नहीं है। तो आप संघर्ष करिए, लड़िए, और आप अपनी जगह जरूर बनाएंगे। कि वही है ना कि जो भी जो सोचता है उसको सोचने दो। अगर आप अच्छा करेंगे, आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा होगा। और बहुत किसी के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, कि रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें ही थम जाए। तो दोस्तों, ख्वाहिशें इंसान की कभी थमती नहीं, तो हमारी मंजिल भी कभी नहीं थमनी चाहिए। लड़ते रहना है और सब चीजें होंगी। बस वही है कि कभी हार मत मानो, इसके लिए बस जगह और समय का इंतजार करो। समय एक बार फिर बदलेगा। हैरियट बीचर रटो के द्वारा ये बोला गया था। तो मैं आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें बताता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें, कि वही चीजें हैं कि समय हमारा भी आएगा। जैसे रेजर है, वो ब्लेड है, शार्प होता है, लेकिन वो ट्री नहीं काट पाता है। लेकिन एक सी जो होती है, कुल्हाड़ी होती है, वो हमारे हेयर नहीं काट पाती। तो हर आदमी की अपनी कैपेबिलिटी है, एवरीवन इम्पोर्टेंट है। बस ये है कि आप अपने को कभी कमजोर ना समझे, डिग्रेडेड ना करें। तो ये चीजें आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है, और सारी चीजें धीरे धीरे सब हो जाती है। कि दिल से प्रशंसा, दिमाग से हस्तक्षेप और विवेक से प्रतिक्रिया देने में ही समझदारी है। तो दोस्तों, ये समझदारी आप बनाइए, और अन्यथा मौन ही उत्तम है। नहीं तो आप मौन रहिए, वही सबसे बढ़िया है। जब समय आएगा तो सबको जवाब देंगे। जो कहते हैं आज कुछ नहीं होंगे, वही पलट के आएंगे। तो बस इंतजार करना है और लड़ते रहना है। तो फिर मिलूंगा नई वीडियो में आप लोगों के सामने। तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ। आप सबका अर्पित कुमार इलाहाबादिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।